हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 के साइंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन which would correctly fill the blanks in the given order. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट, तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं। इन अ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक्स क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ एक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जेड भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक्स में जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यानी तनित तार। वाई में जो पार्ट है वो है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और जेड में जो पार्ट है वाइब्रेटिंग पार्ट वो है एयर कॉलम। तो हमें बताना है कि एक्स वाई जेड कौन से इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है सितार, हारमोनियम एंड ढोलक। सेकंड ऑप्शन है ढोलक, इकतार एंड माउथ ऑर्गन। थर्ड ऑप्शन है गिटार, तबला, शहनाई और फोर्थ है इकतारा, वायलिन एंड पियानो। तो फर्स्ट एक्स क्या होना चाहिए? जिसके अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होनी चाहिए यानी तार होने चाहिए। तो सितार में तो होते हैं पर ढोलक में नहीं होते, गिटार में होते। सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वाई है उसके अंदर होनी चाहिए तनित झिल्ली, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो हारमोनियम में नहीं होती है, तबला में होती है, वायलिन में नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 62 आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रो यानी स्मॉल। जब न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तो उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। सेकंड है कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम। थर्ड है सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और फोर्थ है जिंक, आयरन और मैग्नीज। तो यहाँ पर जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हें हम गोला कर देते हैं। जैसे पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है और सल्फर है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक भी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? वो है फोर्थ, जिंक, आयरन और मैग्नीज। तो हमें इस क्वेश्चन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पता चल गए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पता चल गए। मैंने सर्कल नहीं किया है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कॉपर है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और जिन पर सर्कल किया है वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। 63 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है The star in the night sky appear to move from east to west. Reason है the earth rotates from west to east. तो NCERT में ये लाइंस एज इट इज दी हुई है और इनके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, ए और आर बोथ करेक्ट, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। यानी जो लोहे पर जंग लग जाती है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। तो ये बात सच है कि जो आयरन है उस पर जंग लगना केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी राइट है। इट कैन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। और इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर भी ABC लिखा हुआ है वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर है फोर्थ। 65 मैच द सब्सटेंस इन कॉलम A विद देयर केमिकल नेम इन कॉलम B। यानी कॉलम ए में सब्सटेंस लिखे हुए हैं और कॉलम बी में उनके केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम लिखे हुए हैं।
और उन्हें हमें मैच करना है। ए स्लैग्ड लाइम, लाइम को हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना किससे मिलेगा? बिना बुझा हुआ चूना, और यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना लिखा हुआ है, वो है ई में क्विक लाइम। क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना और स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना। आग को बुझाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, तो वैसे ही इस क्विक लाइम की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्लैग्ड लाइम मिलता है। तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी है टेबल सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। लाइमस्टोन चूना, चूने का फॉर्मूला उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा ड्रेनेज क्लीन का काम करता है, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ए को हमने किससे मिलाया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 4 से मिलाया है। ऑप्शन में कहाँ पर ए जो है उसमें 4 लिखा हुआ है? फर्स्ट में लिखा हुआ है और फोर्थ में लिखा हुआ है। बी NaCl को हमने मिलाया है 6 से, तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी कट हो गया, तो लग रहा है कि ये फर्स्ट ही आंसर होगा। सी लाइमस्टोन, उसको मिलाया है 3rd से, डी को मिलाया है 5th से और ई को मिलाया है 1st से और एफ को मिलाया है 2nd से, तो ये करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 66 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time. B. A law is a theory that has repeatedly been found to be true over the time. तो स्टेटमेंट ए जो है उसमें तथ्य या फैक्ट अवलोकन है या ऑब्जर्वेशन है जिसे ओवर द टाइम बार बार ट्रू पाया गया है, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है अ लॉ इज अ थ्योरी, तो लॉ और थ्योरी दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लॉ जो है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन या नेचुरल फिनोमिना की समरी के बारे में बताता है, वही थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है, तो एक्सप्लेनेशन तो थ्योरी से मिलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए यानी फर्स्ट। 67 है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, यानी जब नेगेटिवली चार्ज रोड को अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया जाता है तो क्या होता है? फर्स्ट लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, यानी इलेक्ट्रोस्कोप की जो पत्तियां है वो एक दूसरे से दूर जाएगी। बी है बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, यानी जो दोनों ही पत्तियां है उन पर सिमिलर चार्ज आ जाएगा। सी है द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, जो रोड है उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आ जाएगा, कोजिंग इट्स लीव टू मोर फर्दर अपार्ट, और इसकी जो लीव्स है वो एक दूसरे से और दूर चली जाएगी। तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पर आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज एन ऑब्जर्वेशन वाइल बी एंड सी आर इन्फरेंसेस, जो आपने ऑब्जर्व किया उसी के बेसिस पर इन्फरेंस दिया यानी निष्कर्ष निकाला। तो ए इज एन ऑब्जर्वेशन वाइल बी एंड सी आर इन्फरेंस। स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स है वो एक दूसरे से दूर जाएगी, तो इसका मतलब ये तो ऑब्जर्व किया उन्होंने देखा कि जो लीव्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये बात सही है कि ए इज एन ऑब्जर्वेशन। बी में लिखा हुआ है बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, तो ये तो बाद में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट किया कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स है उनमें सिमिलर चार्ज है तभी वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। थर्ड, उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कहा कि ये जो रोड है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप
में पास हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। सेकंड देखें तो ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ ए है, बी नहीं है। और थर्ड में तीनों को ऑब्जर्वेशन बताया हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट है, और इसमें तीनों को इन्फरेंस बताया हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है? ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी सल्फर डाइऑक्साइड और ई नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन तो नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ओजोन भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी डी एंड ई। तो कहाँ लिखा हुआ है डी एंड ई? फोर्थ में। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसाइजिंग स्किल के बारे में नहीं बता रहा है, नॉट इंडिकेटिव। ए है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड टू इंक्वायरी, तो जो थ्योरी और लॉ है वो भी किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं? जो भी हाइपोथेसिस होती है उसके बेस पर। तो कोई भी नेचुरल फिनोमिना हुआ है उसके बारे में आप अगर क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करने पर वो आगे किस तरफ जाएंगे? इंक्वायरी की तरफ जाएंगे। तो ये तो हाइपोथेसाइजिंग स्किल डेवलप हो रही है, तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल। सेकंड ऑप्शन में जो बच्चा है वो उसने जो भी ऑब्जर्व किया है उसको एक्सप्लेन करेगा और कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पर उनके बीच रिलेशनशिप को बताएगा। तो इसका मतलब उसके अंदर स्किल डेवलप हो रही है। यूजिंग द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन, इससे स्किल के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, यानी जो भी नेचुरल फिनोमिना है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और अगर किसी फिनोमिना के बारे में बताना है तो उसके वेरिएबल कौन से हैं। तो दोनों से ही स्किल डेवलप हो रही है। तो किससे स्किल नहीं डेवलप हो रही है? थर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए है जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और बी है जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो हमें बताना है ए और बी दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं और नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं।